गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक शांति समझौता, यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दरअसल में आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन आपको देखने को मिलती है। अब ये जो डूरंड लाइन है ना, ये दरअसल में जो अफगानिस्तान है वो इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान ने यहाँ पे बॉर्डर को अपना फेंस करके रखा हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों में ये हुआ कि पाकिस्तान ने ये भी बोला कि अफगान ना क्या कर रहे हैं, खासकर तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, जो टीटीपी आपको देखने को मिलेगा, उसके यहाँ पे टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे आरोप लगाया। पाकिस्तान के द्वारा कई एयर स्ट्राइक्स करी गई काबुल और बाकी और एरियाज के अंदर, जहां पर पाकिस्तान का ये कहना था कि वहाँ मिलिटेंट्स थे, और बदले में अफगानिस्तान भी यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करी। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े लेवल के ऊपर कुछ आपको कैजुअलिटीज आपको देखने को मिली। अब इसके बाद दोनों देशों ने कोशिश ये करी कि साथ में मिलकर कैसे शांति इस्टेब्लिश करी जा पाए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक ट्रूस एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ। इसमें दोस्तों कतर जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके बीच में आपस में डिस्कशंस के। एंड यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे कि दोनों देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे साथ में आए हैं, एंड इन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया है। एंड साथ ही साथ आने वाले दिनों में यहाँ पे कैसे लंबे समय तक पीस और स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करी जा सकती है, उसके रिगार्डिंग भी मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रंट पेज पे एक और न्यूज़ देखने को मिलेगी, वो है विद रिगार्ड्स टू मुल्ला पेरियार डैम इन इडुक्की केरला। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि एक तो होता है साउथ वेस्ट मानसून, है ना, जो मोस्टली हम लोग जून जुलाई अगस्त सितंबर में देखते हैं। वो साउथ वेस्ट मानसून की बारिश आपको देखने को मिलेगी। पर आप लोग जानते होंगे कि एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून भी। इस पर्टिकुलर मानसून की वजह से कहीं ना कहीं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ रीजन्स के अंदर आपको बारिश देखने को मिलेगी। अब आज के दिनों में ना इसी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से यहाँ पे केरला इडुक्की में काफ़ी ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिल रही है। मुल्ला पेरियर डैम जो है वो अपनी कैपेसिटी से ऊपर भर चुका है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे पानी रिलीज़ किया जा रहा है। अब इसकी वजह से नीचे वाले जो रीजन्स हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, डेट है आज की 20 अक्टूबर 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी उम्मीद यही है कि आप सब लोग, आपके दोस्त, आपके परिवार बहुत खुश रहेंगे इस दिवाली के मौके के ऊपर। एंड सबको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ भी यहाँ पे विश करना चाहूँगा। तो सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली के मौके के ऊपर हमारी टीम के द्वारा सभी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस कोर्सेज के ऊपर अप टू 70% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके संकल्प पिनेकल बैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो 2027 की तैयारी हम करवा रहे हैं, एंड साथ साथ प्रहार टाइटन बैचेस जो 2026 के आपको यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट्स उन पे ऊपर देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो प्रारंभ 2028 में पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल फेज्ड मैनर के अंदर वो यहाँ पे प्रारंभ के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उन कोर्सेज पे क्लिक करके आप उनमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो ओआरएस के बारे में डिस्कशन करना है। समझते हैं इस बात को। दोस्तों, कई बार ना आप लोग भी ओआरएस पीते होंगे, है ना। एक तो आपके सामने इस तरह से एक पैकेट आता होगा ओआरएस वाला। दूसरा ना इस तरह के आपने केवल ड्रिंक्स देखे होंगे, जैसे आपके टेट्रा पैक में आते हैं ना। अब पॉइंट पता क्या था, अगर हम बात करें ना ओआरएस की, तो जो वाकई में डब्ल्यूएचओ ने जो फॉर्मूला बताया हुआ है ना, वो यही वाला फॉर्मूला है जो आपको इस पर्टिकुलर पैक में देखने को मिलेगा। ये जो सामने लिखा हो ना आपका, ये वाला, दिस इज द राइट। पर अगर हम बात करें, ये जो आपके इस तरह की ड्रिंक्स वगैरह थी, ये दिखा रही थी कि ये भी ओआरएस है, पर ये होता नहीं है ओआरएस। तो अभी यहाँ पे पता क्या हुआ है, एफएसएससीआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पे फ्रूट ब्रांड्स को मना कर दिया है कि आप ऐसे ही ओआरएस अपने पर्टिकुलर अपने टेट्रा पैक के बाहर नहीं लिख सकते। क्योंकि जो ओआरएस है ना, वो डब्ल्यूएचओ ने उसका एक फॉर्मूला रिकमेंड किया हुआ है। वो फॉर्मूला यहाँ पे इनके अंदर है, आपके अंदर नहीं है। तो आप खुद को अपने आप में ओआरएस मत दिखाओ, ठीक है। एक तरह का ये ना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी आप इसको कह सकते हो, कि लोगों को बोला जा रहा है इसमें ओआरएस है, जबकि वो है भी नहीं। अब ओआरएस होता क्या है सर? देखो, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना। ओआरएस ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको एक मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड,
ट्राई सोडियम सिट्रेट। अगर आप देखना चाहो तो WHO और यूनिसेफ ने जो फॉर्मूला बताया है ना, उसमें ये है कि आपका 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है, 13.5 ग्राम ग्लूकोज, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम आपका ट्राई सोडियम सिट्रेट, एंड ये सब आपको 1 लीटर स्वच्छ पानी के अंदर यहाँ पे डिजोल्व करना होता है एंड फिर धीरे धीरे उसको यहाँ पे आपको पीना होता है। इससे क्या होता है, इससे आपका डिहाइड्रेशन यहाँ पे ठीक हो जाता है, जो कि डायरिया नॉर्मली कॉज करता है। अब इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, दैट इज़ वाई इनको हम यहाँ पे ORS नहीं बोल सकते, ORS यही है। तो कल को भाई आप लोग भी कभी बीमार होते हो ना, तो आपको यही वाला पैकेट पीना है, ये नहीं कि आपने टेट्रा पैक ले लिया आप चलो यही पी लेते हैं, उससे उतना फ़ायदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा भी बोला गया है कि कुछ ऐसी ड्रिंक्स ये भी हैं जिनसे फ़ायदा छोड़ो उल्टा नुकसान भी हो जाता है। ये भी यहाँ पे देखा हुआ है कि कुछ लोगों को हेल्थ रिस्क भी इन सब पीने की वजह से यहाँ पे हो गया है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे पीनी है। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि WHO ने यहाँ पे ORS को एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में भी डाला है एंड 20वीं सदी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल एडवांसेस के अंदर WHO का ही यहाँ पे नाम लिया जाता है। दरअसल में ना ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, ये लो ऑस्मोलैरिटी की हैं। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि एक सोल्यूशन में सल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है। बेसिकली सोल्यूशन होता है ना, मान लो 1 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो होता है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो ये उसी बात पे काम करता है कि जैसे आपका ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ सर यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है कि जो ग्लूकोज है, जैसे मैंने आपको बताया 13.5 ग्राम ग्लूकोज होगा, उससे सोडियम बढ़ जाएगा और वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे डायरिया के समय आपका वाटर लॉस भी होता है आपकी बॉडी से, तो आपकी बॉडी को यहाँ पे इफेक्टिवली रिहाइड्रेट कर देता है ORS। तो ये बात है अभी न्यूज़ के अंदर, एंड इस तरह से FSSAI ने ORS का इस्तेमाल वो फूड ब्रांड्स द्वारा इस्तेमाल करना बंद कर दिया जिसमें एक्चुअल में ORS होता ही नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो ORS के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ योर रोटा वायरस वैक्सीन। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है रोटा वायरस वैक्सीन। देखो सबसे पहले तो आप लोग रोटा वायरस के बारे में समझो। देखो जब हम बात करते हैं ना रोटा वायरस की, तो जैसा नाम में ही है, ये एक वायरस है, हाईली कंटेजियस, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है एंड इस वायरस की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग हो जाती है। दोस्तों ज़्यादातर जो रोटा वायरस होता है ना, वो ज़्यादातर जो इम्पैक्ट करता है वो बच्चों को इम्पैक्ट करता है। हालांकि कुछ बड़े और बुजुर्गों को भी कर सकता है, पर मेजरली ये जो इम्पैक्ट करता है इट इज़ टू द इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे देखो आपको पेट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, अब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड इनफैक्ट ना कई बार यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। जैसे हर साल ना आप नोटिस कर पाओगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों की लगभग 1,28,000 डेथ्स आपको देखने को मिल जाती हैं दुनिया भर के अंदर। इसकी 20% आपकी जो डेथ्स हैं वो भारत में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इम्पैक्ट करता है, पर इसके अलावा अडल्ट और एल्डरली को भी यहाँ पे कर देता है। तो यहाँ पे आपका बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, माल न्यूट्रिशन की समस्या आ जाती है और कई बार आपकी डेथ भी हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये है आपका रोटा वायरस। कैसे फैलता है, जो खराब या फिर जो कंटेमिनेटेड हाथ होते हैं, फूड हो गया कंटेमिनेटेड है, अगर वाटर या सरफेस कंटेमिनेटेड है, खासकर ये उन एरिया में ज़्यादातर होता है जहाँ पर हाइजीन का प्रॉपर यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत ही छोटे छोटे रूम्स होते हैं, बहुत ही स्वच्छ हवा नहीं होती, उन सब के अंदर यहाँ पे रोटा वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अब भारत क्या करता है दोस्तों, भारत का एक प्रोग्राम है UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना। जो हमारे बच्चे होते हैं हम उनको यहाँ पे आपके टीके लगवाते हैं या फिर उनको इम्यूनाइज करते हैं, राइट। अब ध्यान ये रखना है कि जो रोटा वैक है ना, ये भी इसी के अंदर आता है, हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये अपने आप में एक ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन का मतलब यहाँ पे आपको टीका नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पर आपको जैसे आपका पोलियो की बूंद होती है ना, तो यहाँ पर भी ये ड्रॉप्स के माध्यम से ही आपके बच्चों तक यहाँ पे ये चीज़ पहुँचाई जाती है, तो इंजेक्शन नहीं है। और ये एक लाइव एटीन्यूएटेड है। लाइव एटीन्यूएटेड मतलब जो वीकेंड फॉर्म है, लाइव वायरस होगा इसके अंदर, वैक्सीन जैसे मैकेनिज्म प्रिंसिपल काम करता है, तो वैसे ये काम करेगा, लाइव वायरस होगा, ये डेड वायरस नहीं है, इसमें लाइव वायरस होता है और वीकेंड फॉर्म में होता है। अब ये जो रोटावैक जो वैक्सीन है ना जो बनाई गई है, ये भारत की ही मेडिसिन है, मतलब भारत की ही वैक्सीन है। हालांकि मदद हमें बाकी देशों ने भी करी है, पर मेजरली ये भारत की आपको वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा बताया गया है कि जिन बच्चों में हमने इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया
उससे कहीं ना कहीं बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती थी रोटा वायरस की वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर कम हो गई। तो दैट मीन्स व्हाट, ये अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल आपको यहाँ पे वैक्सीन देखने को मिलेगी। तो भारत का जो एक तरह से स्टेटस है वैक्सीन्स के अंदर वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 डोज इसकी लेनी होती है, 6 हफ्ते के ऊपर, 10 हफ्ते के ऊपर एंड 14 हफ्ते के टाइम के ऊपर। एंड ये जो पर्टिकुलर रोटावैक जो वैक्सीन बनाई गई है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा भारत बायोटेक एंड इसके अलावा और एंटीज ने बहुत मदद की है, जैसे आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सीडीसी हो गया आपका, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पाथ हो गया, इन सब ने यहाँ पे मदद करी है। बट इसको हम यहाँ पे इंडिजीनियस यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपनी ये वैक्सीन को, राइट। तो ये था रोटा वायरस के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। दोस्तों पिछले साल ना 2024 में 3 अक्टूबर को अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई थी। तब भी हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम को डिस्कस किया था। अब एक्चुअली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बातचीत करी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे या जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे एज एन इंटर्न। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो होता पता क्या है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना। जैसे हमारी ना टॉप 500 कंपनीज हैं, ठीक है। अब इन टॉप 500 कंपनीज को बोला जाएगा कि आप अपने यहाँ बच्चों को इंटर्नशिप दीजिए, ठीक है। और ये जो इंटर्नशिप होगी ना इसमें डेफिनेटली देखो जो आपकी कंपनीज हैं उनके अंदर भी इंटर्न्स काम करेंगे, पर एक तरह से इंटर्न्स को आपका एक्सपीरियंस मिल पाएगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है इसमें पता क्या होगा, जो इंटर्न होगा ना उसको 5,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। अब ध्यान रखना इस 5,000 में से 4,500 रुपया तो सरकार पे करेगी, 500 रुपया पे करेगी वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ पे ये बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है। तो हर महीने इस तरह से इनको 5,000 रुपया पर मंथ मिलेंगे और ऐसा ये साल भर चलेगा, तो 12 महीने के लिए इनको यहाँ पे इंटर्नशिप दी जाएगी। तो सरकार 45 रुपया पे करेगी, 500 रुपया जो कंपनी होगी वो पे करेगी। एंड इनफैक्ट सरकार आपको स्टार्टिंग में एक बार में 6,000 रुपया भी आपको ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि देखो आपको शुरुआत में कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है, कुछ रहने वहने का देखना है, तो वो 6,000 रुपये का वन टाइम आपको ग्रांट आपको सरकार यहाँ पे देती है इंटर्न्स को। बाकी इसके अलावा जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग का खर्चा आता है इस बच्चे को इंटर्न को ट्रेन करने के लिए, वो ट्रेनिंग का खर्चा कंपनी वहन करती है। कैसे ट्रेनिंग का खर्चा कंपनी कैसे बेयर करेगी, क्योंकि कंपनी अपना जो सीएसआर होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो पैसा है इट कैन बी डन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। तो इंटर्न को ट्रेन करने में कंपनी का खर्चा बहुत ही कम आएगा, ये पर्टिकुलर फोकस है। आगे जाके इंटर्न जब काम सीख जाएगा तो आगे इसको नौकरी मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आगे जाके ना सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद है, कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद है कि कम खर्चे में हमने एक बंदे को यहाँ पे ट्रेन कर दिया। और हमारा जो गैप है ना, जो हम कई बार बात करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनको स्किल गैप होता है, तो वही स्किल गैप को यहाँ पे फिल करने की कोशिश के हिसाब से ये पिछले साल 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम था, यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाकी इन जो स्टूडेंट्स होंगे या जो इस तरह से जो काम करने आएंगे, इनके लिए इंश्योरेंस कवरेज भी रहेगा हर इंटर्न के लिए, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, ये कहीं ना कहीं आपका लाइफ इंश्योरेंस को कवर करेगा, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करेगा, और जितना भी प्रीमियम होगा वो यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ये है आपका प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। तो बहुत ही शानदार स्कीम है अपने देश के युवाओं को अच्छे से उनको ट्रेन करने की। बाकी ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये 21 से 24 साल वालों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल आपको देखने को मिलेगी, जिन्होंने अभी तक यहाँ पे किसी फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम में इनरोल नहीं कर रखा। बाकी इसके अलावा उनके पास कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए, जैसे हो सकता है आईटीआई सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तब वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एप्लीकेबल हैं। एंड यहाँ पर इस स्कीम में फोकस मेजरली उन यूथ के ऊपर रहता है जो लो इनकम हाउस होल्ड से आते हैं, बेसिकली जिनके परिवार की इनकम सालाना 8 लाख रुपए से कम होती है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि 1 करोड़ युवाओं को हम इस तरह से इंटर्नशिप देंगे एंड टॉप कंपनीज के अंदर वो काम कर पाएंगे ओवर द 5 ईयर्स इस तरह से इंटर्न के माध्यम से। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे इन बच्चों से बातचीत करी हम्पी कर्नाटका के अंतर्गत, एंड दैट इज वाई दिस स्कीम हैज कम इन द न्यूज़। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज 8th सेशन ऑफ CCSCH। थोड़ा समझेंगे इसको, पर पहले ना जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC के बारे में आपको थोड़ा समझना है। देखो एक्चुअली ना नाम है यहाँ पे क्या, फूड स्टैंडर्ड्स का, ठीक है।
अब फूड सेफ्टी अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा आज के समय में पॉइंट बन गई है, राइट? तो इसीलिए हमें क्या चाहिए ना कि हमारे पास प्रॉपर फूड स्टैंडर्ड्स हो, किस तरह का खाना सही है, राइट? हर एक चीज़ की क्वालिटी किस तरह की है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फूड सेफ्टी जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओआरएस वाला भी सिस्टम आपको जो एक्सप्लेन किया मैंने आपको, तो वो भी कहीं न कहीं आपको इसके साथ लिंक्ड आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सीएसी एक ऐसी बॉडी है जिसको एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके 1963 में बनाया था। इसके टोटल 189 आपको कंट्रीज़ देखने को मिल जाएँगे। दरअसल में 188 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें भारत भी है और साथ में ईयू भी इसका आपको मेंबर देखने को मिल जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स इटली के अंदर हैं, रोम इटली में, एंड ये कमीशन 1 साल में मतलब 1 बार मिलता है। कभी ये जिनेवा में मिलता है 1 बार, फिर अगले साल रोम में, इस तरह से अल्टरनेट करते रहते हैं और इनका काम यही है कि फेयर प्रैक्टिसेस हों, फूड सेफ्टी यहाँ पे लोगों के अंदर इंश्योर करी जा पाए। एंड इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कोडेक्स स्टैंडर्ड्स भी बनाए हुए हैं। जैसे आपके गोल्ड के स्टैंडर्ड होते हैं, आपके और चीज़ों के स्टैंडर्ड होते हैं, उसी तरह खाने की चीज़ों के स्टैंडर्ड होते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के कोड्स आपको देखने को मिल जाएँगे, ताकि लोगों की जो सेहत है वो यहाँ पे अच्छी रह पाए। अब ध्यान में रखना, जो भी इनके ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते, बट देशों को बोला जाता है कि आप ये करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर कंसेंसस के माध्यम से ही यहाँ पे एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ठीक है? ये तो चलो इन जनरल बॉडी होगी सीएसी, ठीक है? पर इसी की ना एक सब्सिडियरी बॉडी है, इसी के अंतर्गत एक बॉडी आती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सीसीएससीएच। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। बेसिकली आपकी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, आपके मसाले हैं, जो खाने वाले होते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनके लिए एक अलग से कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी बनी थी 2013 के अंदर, एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे इसके सेशंस होते रहते हैं। तो अभी जो 8वाँ सेशन हुआ ना, वो हुआ आपका गुवाहाटी के अंदर, ठीक है? तो इसके जो सेक्रेटरीट हैं सीसीएससीएच के, ये आपको भारत के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएँगे। हेडक्वार्टर इसके आपको कोची में है और इसको मैनेज कौन करता है? मैनेज करने वाली संस्था भारत में है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? अब इस बार क्या हुआ? इस बार के सेशन के अंदर यहाँ पे 30 कंट्रीज़ ने लगभग पार्टिसिपेट किया, एंड इसमें ना कुछ अलग-अलग तरह की चीज़ों के हमने फाइनल जो स्टैंडर्ड्स थे, वो यहाँ पे सेट किए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जानते होंगे लार्ज कार्डामन के, लार्ज कार्डामन होता है आपका जो बड़ी इलायची होती है, फिर वेनिला हो गया, कोरिएंडर आपका जो धनिया होता है, तो इन सब चीज़ों के स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पे फाइनलाइज़ किए गए, एंड अकॉर्डिंगली वो सीएसी को यहाँ पे भेज दिए गए हैं, वो अकॉर्डिंगली फाइनल अप्रूवल इसको दे देगा। बाकी इसके पहले भी आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारी चीज़ों को पहले भी हमने अप्रूवल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स उनके सेट किए हुए हैं। जैसे आपका पेपर, पेपर होता है आपका जो ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है, टर्मरिक आपका हल्दी हो गया, क्यूमिन आपका जीरा हो गया, उसके अलावा नटमेग जो होता है वो जायफल होता है, सैफरन आपका केसर हो गया। इन सब चीज़ों के स्टैंडर्ड्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर रखे हैं। भारत की तरफ से कौन मैनेज करता है? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? मैंने आपको बताया ना, सीएसी तो देखो क्या हो गया, सीएसी तो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, इसके अंतर्गत इसकी सब्सिडरी बॉडी है सीसीएससी है, जिसके हेडक्वार्टर भारत में है, और भारत की तरफ से मैनेज कौन करता है? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को भी आप जान सकते हो। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया दरअसल में एक स्टेचुटरी बॉडी है, जो स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के माध्यम से बनी है, राइट? जो 52 स्पाइसेस हैं एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, उनका डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट देखना, वो सारा यहाँ पे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती हैं, एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोची केरला में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में। देखो, आप सब लोग आईयूसीएन के बारे में तो जानते ही होंगे, हमने कई बार आईयूसीएन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है? पर इसकी ना एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है। ये आईयूसीएन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कि जो मेन डिसीजन लेने हैं वो यही लेता है। अब इसमें आप नोटिस करिएगा, इसमें ना 2 हिस्से होते हैं। एक पहला हिस्सा है मेंबर असेंबली, दूसरा है फोरम। मेंबर असेंबली में क्या होता है कि जो भी आईयूसीएन के मेंबर्स होंगे, वो यहाँ पे वोट करेंगे अलग अलग मुद्दों के ऊपर। वही आईयूसीएन के काउंसिल को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं, अलग अलग मोशंस के ऊपर, नेशनल पॉलिसीज के ऊपर इन्फ्लुएंस कॉज करते हैं। पर जब हम बात करते हैं ना फोरम की, यहाँ पे आपकी इन जनरल डिस्कशन होता है, इन जनरल डिबेट होता है आपके बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, ओशियन, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर कंट्रीज़ के अलावा आपके कोई भी साइंटिस्ट, एनजीओज, पॉलिसी मेकर्स, ये सब लोग साथ में आ जाते हैं इस पर्टिकुलर फोरम के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर है आपके आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का, ठीक है? बाकी ये हर 4 साल के बाद होता है। जैसे पिछली बार ये हुआ था 2021 में मार्सेल, फ्रांस के अंतर्गत, एंड इस बार जो 2025 में हुआ है, दैट इज़ इन
अबू धाबी यूएई के, ठीक है। एंड इस बार की जो थीम थी इट वाज पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। तो इस तरह से आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस काम करता है। अब सवाल आता है कि सर ये जो अबू धाबी के अंदर अभी ये कांग्रेस हुई है इसमें क्या क्या निकल के आया। देखो यहाँ पे एक 20 ईयर विजन डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे देखने की कोशिश करी कि कैसे आईयूसीएन काम कर रहा है। इसके अलावा फोकस किया गया क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर, क्लाइमेट अडेप्टेशन के ऊपर। 4 साल का प्रोग्राम हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया, क्योंकि अगली बार हम जब 4 साल बाद मिलेंगे हम कहाँ पे अपने आप को देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 90% से ज़्यादा देशों ने सपोर्ट किया एक मोशन वाइल्ड लाइफ ट्रेड के रिगार्डिंग, कि हमारे पास ना ग्लोबल गाइडलाइन होनी चाहिए। मान लो वाइल्ड एनिमल का ट्रेड हो रहा है, उनको कैप्चर हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ग्लोबल गाइडलाइंस होनी चाहिए। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, कि किस तरह से हम सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें बायो सेफ्टी भी ध्यान रखना है और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के ऊपर भी, ठीक है, कि मतलब दोनों को हम यहाँ पे ध्यान में रखें, सस्टेनेबल तरह से हम यहाँ पे काम करें। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल की सप्लाई, ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है, पर यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि हम ना क्या करेंगे, धीरे धीरे दुनिया में से कोल, ऑयल, गैस ये फेज आउट करेंगे, धीरे धीरे इनकी मात्रा कम करते रहेंगे। पर ध्यान ये रखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी इससे नुकसान ना हो, क्योंकि देखो डेवलपिंग कंट्रीज में अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है रिन्यूएबल की तरफ चलने का, उनको टाइम लगेगा। तो एक तरह से उसको बैलेंस करते हुए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल सप्लाई के रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इनिशिएटिव ने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया है कि हाँ यही सबसे बढ़िया तरीका है कि एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखा जाए और डेवलपिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाए। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई है ना, उसमें एक था जिम्बाब्वे के बारे में। देखो एक्चुअली पता क्या था, जिम्बाब्वे जो है ना वो पूरी तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इसके जो मोशंस वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिछले कई सालों से उसके एफर्ट्स उतने नहीं थे। पर अब यहाँ पे जिम्बाब्वे ने बोला है कि कि वो अपने एफर्ट्स को यहाँ पे इंक्रीज करेगा एंड उसने अपनी नई कमिटमेंट यहाँ पे दी है। तो जिम्बाब्वे अब यहाँ पे आईयूसीएन स्टेट मेंबर यहाँ पे रीगेन कर चुका है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक के हिसाब से केवल 57% ऐसी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनका कंजर्वेशन आउटलुक पॉजिटिव निकल के आया है। इसका मतलब पता क्या है, देखो पहले ये नंबर था 62%। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम कंजर्वेशन के अंदर अच्छा नहीं कर रहे हैं। पहले 62% ऐसी साइट्स थी जिनको हमें लग रहा था कि हाँ हम कंजर्वेशन अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव आउटलुक है, पर अब वो नंबर कम होता हुआ हमें देखने को मिला है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है लोकल लोगों की, इंडिजिनियस पीपल की, कि भाई अगर हमें इकोसिस्टम को मैनेज करना है ना तो लोकल लोगों का, इंडिजिनियस पीपल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड इस चीज़ को हम यहाँ मिस नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें थी आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। एक और जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। अब देखो डीआरडीओ ने एक बहुत ही शानदार एक काम किया है, वो ये है कि उन्होंने इंडिजिनसली भारत में बना मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यहाँ पे टेस्ट किया है 32,000 फीट की यहाँ पे हाइट से। अब ये इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है, क्योंकि भारत के अंदर बना हुआ अभी तक का जो ऑपरेशनल सिस्टम था वो 25,000 फीट तक ही था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 32,000 फीट से हमने यहाँ पे मतलब मोर देन 25,000 फीट के ऊपर हमने पहली बार कोई यहाँ पे टेस्टिंग करी और वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है। 32,000 फीट से आपको ये टेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली दोस्तों हमारे जो कॉम्बैट में कई बार ऐसा होता है, लड़ाई के समय हमें यहाँ पे अचानक यहाँ पे प्रिसाइज लैंडिंग करनी होती है, तो बहुत ही शानदार तरह से ये लैंड कर पाएगा, बहुत ऊंची हाइट से भी। बाकी इसके अलावा अगर हम नोटिस करें ना, इसको नेविक के साथ, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसके साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, जीपीएस के साथ नहीं है। तो हमें यहाँ पे विदेशी सैटेलाइट्स के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप प्रिसाइज जगह पे आके लैंड करेंगे, पता होगा कि आपकी लैंडिंग कहाँ पे है, और यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे आपकी हाइट कम होगी, मतलब जो आप नीचे गिरेंगे उसको, रीज़न इसका यही रखा गया है कि ताकि सेफ्टी ज़्यादा अच्छे से बनी रहे। बहुत ही अच्छा स्टीयरिंग कंट्रोल है, तो आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो ताकि अच्छे ढंग से यहाँ पे आपकी लैंडिंग हो पाए। तो यहाँ पे डीआरडीओ के जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है आगरा में, और साथ ही साथ डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु, इनके द्वारा यहाँ पे मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यहाँ पे बनाया गया, और इसके माध्यम से हमने काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी है। काफ़ी जल्दी क्विक टर्न अराउंड टाइम है, तो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत आसानी से इसका रिपेयर हो पाएगा, तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड सिस्टम जो उतने लंबे समय तक नहीं चलते। तो काफ़ी अच्छा डीआरडीओ ने यहाँ पे काम किया है मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यहाँ पे डेवलप करके। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं,
इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने आपको जो होमवर्क दिए थे, एक था श्वास सफल स्टार के बारे में, तो बिल्कुल दोस्तों ये आपके ग्रीन क्रैकर्स ही हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो दोस्तों पिछली बार जो भारत ने होस्ट किया था वो 2010 में किया था, एंड आप जानते होंगे काफ़ी इश्यूज आए थे उस टाइम, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। टाइगर की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको इंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में इनकरेक्ट है, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।